गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो के अंदर अपन ने स्टडी की थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मीनिंग कि किस तरीके से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट होती है, यानी किस तरीके से ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और किस तरीके से CO2 को बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, और नंबर 2 होता है एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। नंबर 1 इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, नंबर 2 एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, तो हम क्या कह देंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, ठीक है, इज नॉन एज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी, ठीक है, इज नॉन एज एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की। तो बच्चों देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था, एक डायग्राम बना करके बताऊं कि ये हमारे प्रेजेंट है कॉलर बोन, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, कॉलर बोन। कॉलर बोन के जस्ट नीचे इस तरीके से एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है स्टर्नम। इस स्टर्नम से क्या लगी हुई है, आगे की साइड में रिब्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पीछे की साइड में प्रेजेंट है, ये पीछे की साइड का शो कर रही हूँ, बैकबोन। ये रिब्स जाकर के पीछे की साइड में बैकबोन के साथ जुड़ी रहती है। बीच का जो गैप होता है उस गैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। कल भी मैंने आपको रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर बताया था कि जो रिब्स केज है उसके बीच में प्रेजेंट है लंग, और उन दोनों के बीच में यानी लंग्स और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है मसल्स जिन्हें कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जो आपका 4th, 5th, 6th, 7th इनमें कोई पढ़ा हुआ होगा एक एक्सपेरिमेंट, उसको देख करके बताते हैं। जैसे हमने एक बोतल ले ली, इस बोतल का जो बॉटम है इसको हमने कट कर दिया, प्लास्टिक की बोतल है, इसके ऊपर हमने बांध दिया ब्लेडर, धागे से हमने इसको ब्लेडर को बांध दिया। इसमें छेद करके ढक्कन के अंदर वाई आकार की एक ट्यूब है वो इसके अंदर डाल देते हैं, और वाई आकार की ट्यूब के लास्ट टिप के ऊपर अपन फंसा देते हैं 2 बलून्स। हम क्या कंपेयर करते हैं कि जैसे ये तो हमारी क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स हैं, ये हमारे क्या हो गए, लंग्स हो गए। ये जो ब्लेडर हमने यहाँ बांधा ये हमारा क्या है, डायफ्राम, ठीक है। हम जानते हैं कि लंग्स हैं वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बीच में हो गई कौन सी कैविटी, थोरेसिक कैविटी। तो बच्चों अगर आप ऐसा करके देखोगे, आप इस धागे को पकड़ो, नीचे की तरफ खींचो, तो आप क्या देखते हो कि ये बलून है ये फैल जाते हैं। जब ये फूल जाएंगे तो बाहर की एयर है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगी, और फूलेंगे तो बीच की ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज इंस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज ए इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए ये तो हमारा प्रेजेंट है लंग, आगे की तरफ प्रेजेंट है इसमें रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। ये मैंने जो डायग्राम शो कर दिया ये हो गया किसका, रिब्स एंड स्टर्नम का, ठीक है।
नीचे की तरफ इसमें प्रेजेंट होगा डायफ्राम। डायफ्राम है वो मेनली क्या होता है, डोम शेप्ड होता है इस तरीके से। लेकिन इंस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं तो डायफ्राम है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण फ्लैट हो जाएगा। पीछे की साइड में यहाँ प्रेजेंट है कौन, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था उस पीछे वाले डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, बैकबोन। और इनके बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट है, इंटर कोस्टल मसल्स। ठीक है, अब देखिए बीच की ये जो कैविटी है ये कौन सी हो गई, थोरेसिक कैविटी। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर एंटर हो जाना। तो देखिए क्या क्या मेन इवेंट्स होती हैं। सबसे फर्स्टली तो आपको डेफिनेशन याद करनी है। क्या कहोगे आप डेफिनेशन में, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज ए इंस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस नंबर फर्स्ट इवेंट क्या होती है, डायफ्राम बिकम फ्लैट। ठीक है, नॉर्मल वे में डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। सेकेंड इवेंट क्या होगी, जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होता है, रिब्स एंड स्टर्नम राइजेस अपवर्ड। रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, थर्ड इवेंट इनमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स में भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसके कारण लास्ट इवेंट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। ठीक है, कि सबसे पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स हैं उस इंक्रीज्ड वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, और जैसे ही लंग्स स्प्रेड होंगे तो लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा लो कंसंट्रेशन की तरफ जो भी गैसेज हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो व्हाट इज इंस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज ए इंस्पिरेशन। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको इनटेक करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, इंस्पिरेशन कहलाती है। और इन दिस प्रोसेस क्या क्या होता है, एट फर्स्ट डायफ्राम बिकम फ्लैट, कि सबसे पहले डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। रिब्स एंड स्टर्नम राइजेज अपवर्ड, रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये सारा होने के कारण ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और ओवरऑल थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के इंक्रीज हो जाने के कारण लंग्स को स्प्रेड होने के लिए सफिशिएंट प्लेस मिल जाता है। और जैसे ही लंग्स स्प्रेड हो जाते हैं तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से लो हो जाता है, जिसके कारण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। यही प्रोसेस कहलाती है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। अब इसका जस्ट अपोजिट आप कर दो, यानी इस ब्लैडर को छोड़ दो, ये डोम शेप्ड हो जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज हो जाएगा, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होते ही क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा कंसंट्रेशन रखेगी, तो वो लंग्स से होती हुई बाहर रिलीज हो जाएगी। तो क्या क्या चेंज होंगे वो आपको बता दें कि सबसे लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, कब होगा, जब डायफ्राम है वो अपनी
नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। रिब्स और स्टर्नम है वो मूव और डाउन कर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाएगा किसके अंदर, इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के डिक्रीज होते ही लंग्स में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी बजाय एटमॉस्फेयर की बजाय, क्योंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो लंग्स के ऊपर प्रेशर लगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। यही प्रोसेस कहलाती है कौन सी, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। तो क्या क्या इवेंट्स होंगे उसके अंदर हमने लिखा, इंस्पिरेशन में डायफ्राम बिकम फ्लैट। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट इवेंट डायफ्राम comes in relax कंडीशन। और कम्स इन रिलैक्स कंडीशन मतलब इसकी जो रिलैक्स कंडीशन होती है वो कैसे होती है, डोम शेप्ड होती है। तो ये अपनी डोम शेप्ड कंडीशन के अंदर चला जाता है। रिब्स और स्टर्नम मूव्स डाउनवर्ड, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन इन इंटरकोस्टल मसल्स, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रिलैक्सेशन होते ही वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब लंग्स है उनको स्प्रेड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लंग्स क्या होंगे, श्रिंक होंगे, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने के कारण लंग्स श्रिंक हो जाएंगे और CO2 है वो लंग्स से कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। यही प्रोसेस कहलाती है एक्सपिरेशन। तो ये था वर्किंग ऑफ रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1 इंस्पिरेशन एंड नंबर 2 एक्सपिरेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम फ्लैट होगा, रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण लंग्स को स्प्रेड होने के लिए सफिशिएंट प्लेस मिल जाएगा और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कम होगा जिसके कारण सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन वो लंग्स में एंटर कर जाएगी, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होगा किसके अंदर, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा, डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इट मीन्स डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा, रिब्स और स्टर्नम है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगी, इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये सारी कंडीशन होने के कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो लंग्स को स्प्रेड होने के लिए जगह नहीं मिलती, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसके कारण वो सिकुड़ जाते हैं और जैसे ही वो सिकुड़ते हैं तो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक CO2 से ज़्यादा हो जाती है। तो वही सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। तो ये हमने पढ़ा अपना टॉपिक फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इनमें क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है टाइडल वॉल्यूम,
रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, टी से। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है ना, यानी एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जितनी गैस को अपन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, और जितनी को अपन एक्सपायर करते हैं वो वॉल्यूम क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 500 ml होती है। यानी हम एक नॉर्मल सांस के साथ 500 ml ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, 500 ml ऑक्सीजन उसको बाहर निकालते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। तो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, ठीक है। और एक हेल्दी मैन जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या करता है, 6000 to 8000 ml एयर है उसको पर मिनट इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। तो एक हेल्दी मैन की यदि अपन बात करें तो वो ऑलमोस्ट क्या कर सकता है, 6000 से लेकर के 8000 ml, ठीक है, 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है ना, ml ऑफ एयर पर मिनट, यानी एक मिनट में वो कितना 6000 to 8000 ml ऑफ एयर है उसको इंस्पायर और एक्सपायर कर देता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये तो पर मिनट में वैल्यू दी हुई है, ये एक नॉर्मल सांस के साथ हम लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी आप लिख करके आए तो ये ध्यान रखना कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, कि टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज ए टाइडल वॉल्यूम, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, but a normal healthy man can inspire or expire almost 6000 to 8000 ml air per minute. ओके स्टूडेंट्स, ये तो था टाइडल वॉल्यूम। सेकंड होता है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहा जाता है IRV शॉर्ट में, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी हम क्या कह सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है ना। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ए पर्सन है वो फोर्सिबल इंस्पिरेशन के द्वारा, यानी जोर लगा करके वो सांस अंदर खींचता है, तो उसके द्वारा जितनी वो एयर अंदर एक्स्ट्रा लेता है, नॉर्मल से जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट वो अंदर खींच लेता है वो अमाउंट उसकी क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है। और जोर लगा करके, जैसे रामदेव जी आपको बताते हैं ना, यूं सांस खींचो भर लो सिलेंडर, न्यूज में सुनाते हैं, तो सेम वैसे ही क्या है कि एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के दौरान जितना अपन वॉल्यूम एयर का अंदर ले सकते हैं वो वॉल्यूम कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2500 to 3000 ml होती है, ठीक है। यानी हम जोर लगा करके नॉर्मल हम 500 ml लेते हैं, लेकिन अपन 1500 एक्स्ट्रा और अंदर ले सकते हैं, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, 2500 से 3000 ml तक होती है। इसका जस्ट अपोजिट अगली डेफिनेशन है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही है कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन के द्वारा जितनी अमाउंट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं वो वॉल्यूम क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, जिसे ERV से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर
ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी जोर लगा करके हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट हम नॉर्मल सांस है उसके अलावा कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर छोड़ सकते हैं, वही वॉल्यूम क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, जिसकी वैल्यू 1000 से लेकर के 1100 ml तक होती है। ठीक है, कि जोर लगा करके हम केवल क्या कर सकते हैं, 1000 से 1100 ml तक का वॉल्यूम है उसी को बाहर रिलीज कर सकते हैं। और एक होता है बच्चों फोर्थ टाइप, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है आरवी से। ठीक है, तो व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी हमने क्या किया, जोर लगा करके सांस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया। उस फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर है वो लंग्स के अंदर रिमेन रह जाती है। ठीक है, लंग्स के अंदर अमाउंट ऑफ एयर है वो क्या रहती है, रिमेन रह जाती है। वही वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन रिमेन रह जाता है उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 1100 से 1200 ml तक की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन थी आपकी, कौन कौन सी, टाइडल वॉल्यूम यानी एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान एक पर्सन है वो कितनी एयर को अंदर लेता है, इंस्पायर करता है, कितनी एक्सपायर करता है, ये वॉल्यूम उसका कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 500 ml, बट एक फोर्सिबल जो होता है वो 6000 to 8000 ml होता है। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद हम जितना वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं वो वॉल्यूम कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। फिर नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी फोर्सिबल एक्सपिरेशन के दौरान कितना वॉल्यूम अपन एयर का एक्सपायर कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, वो कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट हमने पढ़ा रेजिडुअल वॉल्यूम कि आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स दैट इज नोन एज ए रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू लगभग होती है 1100 से 1200 ml। तो ये तो हमने पढ़े रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी 5 आपके क्या दी हुई है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दी हुई है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड हमारी बॉडी में कौन कौन सी कैपेसिटी प्रेजेंट है उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो कौन सी है, फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हम जानते हैं कि इंस्पायरेशन का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन इंस्पायर कर सकता है, वो कैपेसिटी उसकी कहलाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी जो होती है वो किस किस के इक्वल हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है इसकी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है उसकी अगर अपन वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के इक्वल होगी। सेकंड होती है वो होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी एक्सपिरेटरी इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, कि सांस लेने के बाद कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हम जानते हैं
कि टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर और एक्सपायर दोनों का होगा, बल्कि साथ में क्या हो जाएगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल क्या कहलाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है एफआरसी। एफआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर रिमेन रह जाती है वो कहलाती है एफआरसी, ठीक है, जिसे हम जानते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, इसके अंदर आएगा रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों अमाउंट क्या होती है जो आफ्टर रेस्पिरेशन लंग्स के अंदर रिमेन रहती है। फोर्थ होता है इसके अंदर वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, कि एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद एक पर्सन है वो कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको अंदर ले सकता है, ये कैपेसिटी उसकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी और आईआरवी, ये तीनों वाइटल कैपेसिटी है उसी के अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि तीनों में क्या है, रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, वो है यानी लंग्स के अंदर कितना वो प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। और एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स के अंदर कितनी टोटल कैपेसिटी प्रेजेंट है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration is known as total lung capacity। तो total lung capacity में बच्चों इंक्लूड होगा टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे वॉल्यूम इंक्लूड होंगे, तो यही कहलाता है कौन, टोटल लंग कैपेसिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कल अपन बात करते हैं नए टॉपिक की। ओके, थैंक्स।